जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली वीडियो संख्या 322 में। आज तारीख है 19 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। हम लोग आज का पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के लिए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको और भी एक बात बताया था कि सीआरपीएफ के आईजी यानी महानिरीक्षक बने कौन। तो आप लोगों को अगर उनका नाम याद होगा तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो उनका नाम था पीएस रानीपसन। क्या नाम था? पीएस रानीपसन। ठीक है, तो उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि बीएसएफ के जो महानिदेशक बने, ठीक है, तो ये अब तक अतिरिक्त प्रभार में थे किसके? आईटीबीपी के। ठीक है, तो यहां से आइए इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार अब तक आईटीबीपी के प्रमुख कौन थे? एसएस देसवाल, उनको मिला हुआ था। कब से? मार्च 2020 से ही आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ठीक है, और अब कौन हो जाएंगे बीएसएफ के महानिदेशक? तो हो जाएंगे राकेश अस्थाना। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि मैंने पिछले डेली वीडियो संख्या में राकेश अस्थाना का नाम लिया था। ठीक है, तो राकेश अस्थाना का नाम क्यों लिया था? क्योंकि राकेश अस्थाना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की भी कमाल संभाले हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात रोचक ये है कि अभी हाल ही में ब्रिक्स में BRICS जिसका नाम है, जिसमें 5 देश हैं। कौन कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें कि BRIC यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना 2001 में मिलकर बने थे और 2010 में इनसे साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, जिसको मैंने पीछे के डेली डोज संख्या 321 में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे कि इस सम्मेलन में यहां पे एक वेबिनार आयोजित हुआ था और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? राकेश अस्थाना ने। किस तरह से? तो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रभार पे है। ठीक है, और इसी की तरफ से ये भारत की तरफ से प्रतिनिधि बनकर के वहां गए हुए थे। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो राकेश अस्थाना है ये बीएसएफ के महानिदेशक जो बन रहे हैं वो पूर्णकालिक बन रहे हैं। यानी कि ये पूर्णकालिक का मतलब क्या? ये पूरे समय के लिए बन रहे हैं। तो कब तक रहेंगे? जब तक इनका कार्यकाल रहेगा तब तक रहेंगे। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 31 जुलाई 2021 तक। तो ये हमारे लिए एक लंबे समय तक का याद रखने वाला प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में हमारे काम देगा। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। 70 साल से विलुप्त उड़ने वाली गिलहरी कहाँ देखी गई है? उत्तर है गंगोत्री नेशनल पार्क। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब ध्यान देंगे कि ये उड़ने वाली गिलहरी का मतलब क्या है? तो ये एक ऐसी गिलहरी है जिसके पैरों में जो रोए होते हैं उस रोए का इस्तेमाल ये पैराशूट की तरह करती है। ठीक है, जिसकी सहायता से ये एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई गई है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क, और गंगोत्री नेशनल पार्क का है उत्तराखंड में। ठीक, तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से यहाँ पे मिला। एक बात और भी ध्यान देंगे यहाँ पे कि व्यासी प्रजातियां या व्यासी पशु, पक्षी या जीव जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है? रेड डेटा बुक में। कहाँ रखा जाता है? रेड डेटा बुक में। और ये एक प्रश्न बनता है कि विलुप्त होने वाले प्राय जातियों को किस बुक में रखा जाता है? तो रेड डेटा बुक। ठीक है, तो इसी के तहत ध्यान देंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किसको? उड़ने वाली गिलहरी को रेड डेटा लिस्ट में शामिल कर लिया था। ठीक है, और ये किस प्रजाति की है? यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये उड़ने वाली गिलहरी किस प्रजाति की है? तो ये है वुली स्क्विरल प्रजाति की। किसकी? वुली स्क्विरल प्रजाति की। तो इतनी जानकारी आप यहां से ध्यान में रखेंगे। एक बात मैंने यहां पीछे आपको डिस्कस करा, वो नाम था अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो ये क्या है? तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा IUCN। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि IUCN का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी आधारशिला कब रखी गई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। और
प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो इसके प्रेसिडेंट हैं हवांग जिनसिंग। कौन है? हवांग जिनसिंग। तो इनका भी नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक का निधन हो गया? उत्तर है पंडित जसराज। ठीक है, और पंडित जसराज से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि इनका संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध मेवाती घराने से था। किस घराने से? मेवाती घराने से। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि पंडित जसराज अपने संगीत करियर में, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सुशोभित करे गए। तो इनका नाम जरूर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी निधन से प्रश्न बनता है तो ऐसे जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं इनका नाम सामने लाया जाता है। तो यहां से दो प्रश्न आपको मिलते हैं, एक इनका संबंध मेवाती घराने से था और दूसरा कि पंडित जसराज का संबंध किस चीज से है? तो शास्त्रीय संगीत से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नेपाल में वर्तमान भारतीय राजदूत कौन है? उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। अब ध्यान देंगे कि एक प्रश्न और यहां से बनेगा, विनय मोहन क्वात्रा किसका जगह लेंगे? क्योंकि वहां इनसे भी पहले तो कोई राजदूत रहा होगा, तो मंजीव सिंह पुरी का ये जगह लेंगे। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। अब ध्यान देंगे एक और बात कि अभी क्वात्रा जो है वर्तमान में फ्रांस के राजदूत हैं। ठीक है, यानी कि भारत का जो राजदूत फ्रांस में रहता है वो हैं अभी वर्तमान में क्वात्रा। ठीक है, और ये अब कहां के बन जाएंगे? नेपाल के। ठीक है, अब देखिए 2-3 देश के अभी हाल ही में राजदूत जो हैं वो बदले हुए हैं। ठीक, तो उनका नाम एक बार आइए मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। जैसे बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? विक्रम दुरई स्वामी। ठीक है, कौन? विक्रम दुरई स्वामी। और ये किसका जगह लेंगे? तो ये लेंगे रीवा गांगुली दास का जगह। किसका? रीवा गांगुली दास का जगह। एक और भी ध्यान देंगे, आपको एक वर्ड सुनने के लिए मिला था, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो विधु नायर जो हैं, कौन? विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी मैंने आपको बताया था कहां है? अशगाबाद। अशगाबाद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो इश्क और आबाद 2 शब्द से बना हुआ है, इसीलिए उसे प्रेम का नगर भी कहा जाता है। ठीक, या इश्क की नगरी भी कही जाती है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहां है? अशगाबाद। ठीक है, और एक और भी आपको अगर ध्यान होगा तो चेक गणराज्य, तो चेक गणराज्य के राजदूत अभी नियुक्त किए गए हैं। कौन? हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर। कौन? हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर। ठीक है, तो इतना नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यूके ने कोरोना महामारी हेतु कितनी राशि का इनोवेशन चैलेंज शुरू किया? उत्तर है 3 मिलियन पाउंड। कितना? 3 मिलियन पाउंड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। पहला पड़ोसी देश कौन है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है? उत्तर है मालदीव। अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि एयर बबल समझौता है क्या? ठीक है, तो ध्यान देंगे कि एयर बबल एक द्विपक्षीय समझौता है, यानी कि 2 पक्षों के बीच का समझौता है। ठीक है, जिसमें 2 देश की एयरलाइंस कुछ नियमों एवं प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो सभी बंद पड़ी हैं। ठीक है, तो उन्हीं को कुछ कंडीशंस पे, कुछ रेगुलेशंस में, कुछ टर्म्स पे अब शुरू करने की बात करी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशी मुल्क के भारत में फंसे हुए हैं और भारतीय मुल्क के विदेशों में फंसे हुए हैं, तो उनको भी लाने का काम किया जा सके। ठीक है, इस वजह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे भारत हाल ही में मालदीव के साथ एयर बबल पे समझौता करा है। अब ध्यान देंगे किसके किसके साथ अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है। तो ध्यान देंगे भारत ने अब तक अमेरिका के साथ, यूके के साथ, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, कनाडा के साथ, यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, तो यूएई के साथ, और हाल ही में किसको एक और शामिल कर लिया? मालदीव को। ठीक, तो मालदीव के साथ, यानी ये इतने देश हैं जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता करा है, यानी कि यहां से भारत के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि भारत के पड़ोसी देश मालदीव को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता किसने करा है? भारत ने। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देंगे कि भारत का अच्छा संबंध बनने की वजह से, ठीक है, भारत ने एक और भी इनको सहयोग कराया 5 मिलियन USD का। तो इसको भी अब पीछे वीडियो से जाकर के इसकी डिटेल जानकारी आप
कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न को बहुत बार रिपीट करना संभव नहीं है। ऐसे ही वीडियो का लेंथ 22 से 23 मिनट तक हो जाता है, ठीक है। तो आप उस चीज को पीछे से कवर करते रहें, लिखते रहें। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने किस नाम से एक नया शैक्षिक उत्पाद शुरू किया है? उत्तर है असाइनमेंट, ठीक है। क्या? असाइनमेंट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। जम्मू कश्मीर के HC का मतलब यहाँ पे हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कालस को मरणोपरांत कौन सा सम्मान मिला है? उत्तर है कीर्ति चक्र। अब ध्यान देंगे हुआ क्या था, या फिर ऐसे अवार्ड मिलते कब हैं, ठीक। तो स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले का जो शाम होता है, ठीक है, जिसको कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या कहते हैं, उसी दिन, ठीक, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्रालय जो है वो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र जैसे चीजों का अनाउंसमेंट करता है, ठीक है, जिनको जिनको देना होता है। तो इस वर्ष यानी कि 15 अगस्त 2020, ठीक है, के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्रालय ने कीर्ति चक्र और एक कीर्ति चक्र, कितना? एक कीर्ति चक्र और 8 शौर्य चक्र और 84 बहादुरी मेडल घोषित किए गए, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है, एज इट इज प्रश्न बन सकते हैं, तो इन आप मेडल्स को याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे हुआ क्या था कि कीर्ति चक्र क्यों प्रदान किया गया, किसको? तो जो अब्दुल रशीद कालस थे उनको। आपको याद होगा कि 18 फरवरी 2019 को हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कालस ने पुलवामा हमला जो हुआ था उसके आतंकी जो थे, जो अंजाम दिए थे उस हमले को, ठीक है, उनको मार गिराने का काम किया था। किसने? अब्दुल रशीद कालस ने। और उनको मारने के क्रम में ही अब्दुल रशीद कालस भी शहीद हो गए, ठीक। और इसी वजह से अपने धरती पे अपना प्राण न्यौछावर करने के कारण उनको मरणोपरांत ये कीर्ति चक्र प्रदान कराया गया। और उन्हीं के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DIG भी घायल हुए थे, ठीक है, और उनको क्या मिला था? तो उनको प्रदान किया गया था शौर्य चक्र। तो ये जानकारी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। PM मोदी ने किन 2 जानवरों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है? उत्तर है शेर एवं डॉल्फिन। इसको मैंने पीछे के डेली डोज में ही प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 3 डेली डोज संख्या 321 में इन डिटेल बताया कि लायंस के संरक्षण के लिए, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से, ठीक है, इस बात को अनाउंस करा था, ठीक है, कि इनका संरक्षण हमारे लिए किस तरह से जरूरी है। और इन पे 2 प्रोजेक्ट भी चला है जिसका मैंने डिस्कस पीछे की डेली डोज में करा है, तो आप वहां से इस चीज को कवर कर लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको? उत्तर है सौम्या स्वामीनाथन। किसको? सौम्या स्वामीनाथन। अब ध्यान देंगे कि सौम्या स्वामीनाथन को यह पुरस्कार क्यों मिला है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन को राज्य में कोविड-19 से लड़ने में सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? सौम्या स्वामीनाथन को। तो इसका संबंध किनसे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक से, ठीक है। और इन्होंने करा क्या है? तो कोविड-19 के लिए लोगों के बीच सलाहकार की भूमिका निभाई है और इसी के लिए इनको तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मुख्य विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। किसने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने हेतु एक अस्थायी पद्धति विकसित की है? उत्तर है इसरो ने, ठीक है। अब इसरो क्या है? तो ये भारत का स्पेस रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म आप सभी को याद होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है के सिवान। और के सिवान का ही पूरा नाम क्या है? कैलाश वटिवु सिवान। क्या है? कैलाश वटिवु सिवान। अब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप सभी को पता है, बेंगलुरु में, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। अब एक बात यहां से बहुत ज्यादा रोचक फैक्ट क्या है कि 1969 से पहले
जो इसरो है इसको इंस्कोपार के नाम से जाना जाता है, यानी INCOPSAR के नाम से जाना जाता था। और ये इस नाम से स्थापित कब हुआ था? तो 1962 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और यही आगे चल के 1969 से किस नाम से जाना जाने लगा? इसरो के नाम से, ठीक है। अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। और ये किसके नाम पे है? तो ये भारत के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, कौन? आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे और आपको पता भी होगा कि भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजा, जिसमें कि भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि पहली ही बार में भारत ने सबसे पहले मंगलयान तक अपने अंतरिक्ष को भेज रखा, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और ये एक कनेक्टिंग फैक्ट्स हैं, इनको आप इसी तरह से लिंक करके पढ़ते रहें, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ शुरू हुई है? उत्तर है बेंगलुरु। अब देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया रेबेल्स FB क्लब द्वारा। किसके द्वारा? रेबेल FC क्लब द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किसने सिर्फ 13 मिनट में लगातार 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है संजना। आप इनका नाम एज इट इज ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नया नाम क्या होगा? उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के तरफ से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? तो एक बार ये प्रधानमंत्री रहते 1996 से 1998 तक, ठीक है। और इसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहते। एक बात और भी अगर आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि 1998 में इन्हीं के कार्यकाल में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण भी हुआ था, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी के ही सम्मान में 25 दिसंबर को अपने देश में सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अब जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे था, ठीक है, जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, उसका नाम बदल करके, चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम कर दिया है। और उसका पूरा नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है, ये जोड़ता किसको किसको है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। एक बात और भी ध्यान रखेंगे यहां से कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा सदस्य थे, यानी कि ये ऐसे पहले भाजपा सदस्य हैं जो पहली बार क्या बने? प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाजपा से पहले भाजपा दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक। तो भाजपा नाम से जाने जाने वाले पहले कार्यकर्ता भी थे, यानी पहले सदस्य भी ये थे और पहले प्रधानमंत्री भी बने। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का उल्लेख हाल ही में किसने किया है? उत्तर है PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम OSOWOG कह सकते हैं, ठीक है। और इसका थीम क्या है? तो इसके तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये वर्ल्ड वाइड यानी कि समस्त विश्व को समझाने का प्रयास करा है लोगों को कि सूर्य कभी डूबता नहीं। और इसी थीम के आधार पर जो मैंने अभी बात कहा आपको कि द सन नेवर सेट्स के आधार पर ही संपूर्ण विश्व को ये बताया कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना को करके किस तरीके से हम अपने इस नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को अपना सकते हैं, क्योंकि द सन नेवर सेट्स, ठीक है। और क्योंकि वो किसी न किसी भौगोलिक बिंदु पे, भौगोलिक जगह पे क्या होगा? सूर्य हमेशा उगा हुआ रहेगा, और जिसका हम लाभ लेकर के और दुनिया में सौर ऊर्जा के आपूर्ति को पूरा करते हुए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जा सकता है। और इसी ग्रिड के माध्यम से क्या होगा कि हम इस ऊर्जा के स्रोत को भरपाई कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ ये भी कहा कि
इस चीज को हम 3 चरण में संपन्न करने का काम करेंगे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बन के आता है कि नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? उत्तर है राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। मेक इन इंडिया के बाद मेक फॉर वर्ल्ड का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये भी विचार किसने प्रस्तुत किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। भारतीय रेलवे किस जगह दुनिया के सबसे बड़े लंबे घाट पुल का निर्माण कर रही है? उत्तर है मणिपुर। अब ध्यान देंगे कि अब तक जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल था, ठीक है, वो कौन सा था? तो वो था यूरोप का, जिसकी हाइट कितनी थी? 139 यानी 139 मीटर। उसका नाम क्या था? माला रिजेका वायाडक्ट मोंटेग्रो। ठीक है, क्या नाम था? माला रिजेका वायाडक्ट मोंटेग्रो। ठीक है, और इसको यानी इससे ज्यादा ऊंचाई की जो अभी मणिपुर में बन रही है उसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर। कितना? 141 मीटर। और इसके रिकॉर्ड को कौन तोड़ देगा? तो भारत में जो मणिपुर में रेल ब्रिज बन रहा है वो, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 141 मीटर। और कब तक बन करके तैयार होगा? तो 2022 तक। और कुल लागत कितना है? तो इसकी लागत है 280 करोड़ रुपए। तो ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। एक कि इसकी हाइट है 141 मीटर। ठीक है, दूसरा कि इसने रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया? तो उस पुल का जिसकी लंबाई जिसकी ऊंचाई 139 मीटर थी। ठीक है, और ये कब तक बन करके तैयार हो जाएगा? 2022 तक। लागत कितना है? 280 करोड़ रुपए। तो इतनी बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी यहां से बनाया जा सकता है कि ये जो रेल ब्रिज बन रहा है ये किस नदी पे बन रहा है? तो ये बन रहा है ईजई नदी पे। किस नदी पे? ईजई नदी पे। ठीक है, नाम थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मणिपुर की एक नदी है। कौन? ईजई नदी। और इसी पर ये दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल बनाया जा रहा है। कहां पे? मणिपुर में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम 2-3 बार आपके साथ रिपीट करते हैं ताकि आप सुनने के दौरान ही उस चीजों को अच्छे से याद कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 2020 का प्राग ओपन खिताब किसने जीता है? उत्तर है सिमोना हालेप। और ये कहां के हैं? रोमानिया के हैं। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। गृह मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है? उत्तर है मड़ुआडी रेलवे स्टेशन। अब ध्यान देंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी जगह है, ठीक है, तो एक वहां स्टेशन है वाराणसी के नाम से और एक स्टेशन था मड़ुआडी रेलवे स्टेशन के नाम से। ठीक है, जिसको कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने गोद लेकर के और अपने निगरानी में बनवाया था। अब उसका नाम गृह मंत्रालय ने बदल करके और मड़ुआडी की जगह पे क्या कर दिया? बनारस कर दिया। ठीक है, तो आपको इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहां की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल को अभी हाल ही में एक जगह का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आज का सवाल है आपके लिए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से थे? उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे अगर आप सिंसियर हैं तो। और पिछले रोज आपसे एक प्रश्न हमने पूछा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन लेता है? ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के तहत इस बात को बताते हैं। ठीक है, यहीं से रिलेटेड एक बात आपको मैंने और भी बताया था कि जो धन विधेयक है, कौन? जो धन विधेयक है, इसे राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये बहुत ज्यादा हिट क्वेश्चन है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, और पुनर्विचार के बाद अगर वापस आता है तो उस पर वो अपना सिग्नेचर करके उसे पास कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी वो पास समझा जाता है। ठीक, लेकिन
धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको कि राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी नहीं लौटाते। अगर धन विधेयक उनके पास आता है तो उनकी सिग्नेचर होनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति से सलाह मसौदा किया हुआ रहता है, इसी वजह से धन विधेयक को वापस नहीं लौटाया जाता। तो इतनी जानकारी थी आज के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले डेली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।